मेरा अपने आप से ये अहद है कि अगर कमीशन की तहकीकात के नतीजे में मुझ पर कोई इल्ज़ाम साबित हुआ तो मैं एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर घर चला जाऊंगा। हम हुक्मरान हैं, हुक्मरान फैमिली से ताल्लुक है। अगर आपने नवाज शरीफ की मनी ट्रेल की बात करनी है तो ना सिर्फ हम दे चुके हैं, बल्कि आपको पहले नवाज शरीफ का किसी असासे के साथ लिंक साबित करना होगा, उसके बाद आप बात करें। मैं वादे कर दूं कि अब हम तारीख का पहिया पीछे की तरफ नहीं मोड़ने देंगे। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ना नहीं तुमको। पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। ताबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो चुकी है और ये 10 वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं। हज़ारों सफ़ात पे मुश्तमिल ये रिपोर्ट है। उसकी बाकायदा तौर पे अब हेयरिंग हो रही है। आर्गूमेंट्स सलमान राजा साहब कल शुरू करने वाले हैं, लेकिन एक सवाल कि ये फैसला आखिर कब आएगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 500 से ज़ायद सफ़ात में ऑर्डर ऑफ द कोर्ट दिया, उसका मतलब क्या है? इन सवालात का जवाब जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। पूरी कौम जानना चाह रही है ये फैसला कब आएगा। अरशद शरीफ, बड़ी आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए हैं यहाँ। अब ज़रा कौम को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। वजह क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच है और इम्प्लीमेंटेशन बेंच जो है, इनके इख्तियारात 5 मेंबर बेंच ने जो 20 अप्रैल को ऑर्डर पास किया था वो वहाँ से अपने ड्राइव कर रहे हैं। उसमें एक चीज़ बात ये थी कि चीफ जस्टिस मोहतरम के सामने इस केस को रखा जाएगा, वो एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनाएंगे। उन्होंने इन 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान का इम्प्लीमेंटेशन अब जज बेंच बना दिया है। अब बेंच आजकल इसकी कार्रवाई कर रहा है। ज़ाहिर है कि ये बड़ी बेसिक सी बात है कि जब भी कोई JIT की या कमीशन की रिपोर्ट आती है तो अगर कोई फ्रीकैन को उस पर कोई ऑब्जेक्शन हो तो अपने ऑब्जेक्शन फ़ाइल करते हैं और ऑब्जेक्शन जो फाइल करते हैं उनको सुना भी जाता है। तो क्योंकि फैसला तो बाहर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन सरसरी नज़र में आप ये कह सकते हैं कि जो ये जितने भी ऑब्जेक्शन आज तक फाइल हुए हैं, बादियों नज़र में उसमें कोई इतनी जान नहीं है जिसकी वजह से आप ये कहें कि ये शायद मामला बहुत जो है ना तवील हो जाएगा। अब उसके बाद आप ज़रा देख लें कि सेक्शन जो पैराग्राफ नंबर 4 है, पैराग्राफ नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट, आपने जिसका जिक्र भी किया और बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इसका मतलब अगर मैं आपसे गुजारिश करूं कि अगर आप या मैं उसको जरा सा पढ़ लें। मैं पढ़ देता हूं। पैराग्राफ नंबर 4 है क्या, तो इससे बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इट इज फर्दर हेल्ड दैट अपॉन रिसीट ऑफ द रिपोर्ट्स पीरियोडिक और फाइनल ऑफ द JIT एज द केस में बी द मैटर ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ shall be considered if found necessary for passing an appropriate order in this behalf. Respondent number 1 or any other person may be summoned and examined. तो इस पैराग्राफ नंबर 4 की जो इम्पोर्ट है, जो इसका मकसद है, इसको समझने के लिए आप अपने जहन में आर्टिकल 184 और सब आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको जहन में रखिएगा। ये जितनी भी पटिशनें हैं, मेरे ख्याल 3 पटिशनें हैं, तीनों पटिशनों में जो बुनियादी उन्होंने रिलीफ मांगा था, दादरसी मांगी थी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब की डिसक्वालिफिकेशन की थी। उस डिसक्वालिफिकेशन के लिए उन्होंने बहुत से ग्राउंड दिए और वो आपने देखा होगा कि 2 फाजिल जज साहबान ने उस वक्त ही फाइनली डिसाइड कर दिया था। 3 ने कहा था कि इसमें फर्दर जो है ना हमें प्रूफ चाहिए, प्रूफ के लिए JIT बना। अब ये जो पैरा नंबर 4 आपने पढ़ा है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है और ये 5 मेंबर बेंच ने पास किया हुआ है, ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच ने नहीं पास किया। इसमें कमांड है,
आपने देखा होगा वर्ड जब हम शेल कानून में कहीं करते हैं तो कमांड होती है। अब सबसे पहले तो ये है कि 184 सब आर्टिकल 3 के मुताबिक जो रिलीफ या दादरसी मांगी गई है वो है डिस्क्वालिफिकेशन। इस बेंच को अब इसका फैसला करना है कि इस मटेरियल पर या जो भी पहले से भी मटेरियल आ चुका है या जो भी वहां पर बहस हो रही है उसके मुताबिक 184(3) के नीचे एक डिक्लेरेशन देनी है, जैसे कि 2 मेंबर साहबान पहले जज साहबान पहले दे चुके हैं। उस डिक्लेरेशन का मकसद ये होगा कि आइदर डिस्क्वालिफाइड और नॉट डिस्क्वालिफाइड। तो जब उनसे कहा गया है कि वो कंसिडर करेंगे और जरूरत अगर पड़ी तो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बुलवा लेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। अब जब पैरा नंबर 4 की इम्प्लीमेंटेशन खत्म हो जाती है तो साथ ही साथ एक और क्वेश्चन पैदा होता है। आप देखें पैरा नंबर 3 में भी मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने मुख्तलिफ बातें की हुई हैं। अब जरा लंबा आप पढ़िएगा नहीं, अगर आपके पास ज्यादा टाइम आप भले पढ़ लें। नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें है कि JIT ने अपनी रिपोर्ट जो है 60 दिन के अंदर मुकम्मल करके सबमिट करनी है। द बेंच thereupon may pass appropriate orders in exercise of its powers under Article 184(3), 187(2) and 190 of the Constitution, including an order for filing a reference against respondent number 1 and any other person having nexus with the crime, if justified, on the basis of the material thus brought on the record before it. तो इसको इस तरह कर लेते हैं ना कि पैरा नंबर 4 को पहले पढ़ लें समझने के लिए। बाद में ऐसे करना पड़ता है ना, आपको एक चीज़ जब समझने की ज़रूरत होती है आप अपनी समझ की वजह से नंबरिंग आगे पीछे कर लें। प्रिज्यूमेबली मैं और आप ये समझते हैं या जो नाजरीन है आपके, जो पाकिस्तान की सारी कौम की इस टाइम पर नज़रें सुप्रीम कोर्ट और इस जजमेंट पर है। अब पहला पैराग्राफ नंबर 4 पहले पढ़ें, जैसे कि आपने पढ़ा, वहाँ डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला हो जाना है। डिस्क्वालिफाइड हैं या डिस्क्वालिफाइड नहीं है, बल्कि ये तो सुप्रीम कोर्ट को करना है। ये सारा मटेरियल देखने के बाद ये जितनी बहसें हो रही हैं और परसुएसिव वैल्यू उन 2 जो फाजिल जज साहबान ने जजमेंट दिए उसकी भी है, उसको मैंने परसुएसिव वैल्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर आप 3 नंबर पर आ जाएं, सेकंड पर। पहले 4 पर आपने कर लिया डिस्क्वालिफिकेशन का। फिर फॉर द पर्पस, इस मकसद के लिए कि जो लोग भी इसमें मुख्तलिफ क्राइम्स जिन्होंने किए हैं, चाहे वो नैब की डेफिनेशन में आते हैं, चाहे वो एंटी करप्शन की लॉ में डेफिनेशन में आते हैं, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन में आते हैं, या और जो इस मुल्क का कानून है, मेनली पाकिस्तान पिनल कोड, जैसे आजकल वो परजरी की बड़ी बातें हो रही हैं, वो जो वहाँ से एक डॉक्यूमेंट वहाँ से मिला है उसकी वजह से ये पता चला कि डॉक्यूमेंट ही झूठ है। अरशद शरीफ साहब कोई बात सोच सकता है, ये क्या कुछ नहीं हो रहा है इस मुल्क के अंदर। एनीवे, फिर उसका उन्होंने रेफरेंस भेजना है, कौन सी फोरम है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास बड़े इख्तियारात हैं। तीनों सेक्शन का आपने खुद आर्टिकल्स का खुद हवाला दिया है, इनको आप पढ़कर देखते जाएं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो भी एप्रोप्रिएट ऑर्डर होगा वो पास करेगी। और ये कोई पहली बात नहीं है, इससे पहले भी कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऑर्डर पास किए हैं जिसमें इम्प्लीमेंटेशन भी हुई हैं। इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर केसेस रेफर हुए हैं कॉम्पिटेंट फोरम्स के सामने। उनको ये कहा गया है कि फ्लॉ लॉ के नीचे आप जो है ना कॉम्पिटेंट है। अब आप देखें, ये जो हमारा डुअल नेशनलिटी का केस था, ये अख्तर महमूद साहब नकवी की एक जजमेंट है, उससे सारी जजमेंटें फिर फॉलो हुई। इत्फाक से उस वक्त मैं भी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा था, तो वो जजमेंट मैंने लिखी। उसके बाद अवैसी वाला केस है, उसके बाद रिजवान वाला केस है, काफ़ी केसेस हैं। उनको डिस्क्वालीफाई किया। वो डिस्क्वालिफिकेशन वाली जो आप पहले बात कर रहे थे ना मेरे साथ, वो उन्होंने आर्टिकल 184(3) सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच ने, मैंने कहा ना, जिसका मैं भी हिस्सा था, उसके बाद फिर केसेस को रेफर किया गया। इसी तरह जो डुअल नेशनलिटी वाले थे, जिन्होंने जो है ना पर्क्स वगैरह जो है ना रिकवर किए थे, कंसर्न अथॉरिटीज को कहा गया कि ये सारे पैसे रिकवर करें, और क्योंकि ये इनकॉम्पिटेंट लोग थे जो कि असेंबली में बैठे हुए थे, इनसे आप लें। तो उस सूरत में फिर ये सजा के मकसद के लिए ये ज़रा कम से कम हमारी कौम को समझ आना चाहिए कि इस वक्त 2 इश्यूज जो है ना मेरी नज़र में, जो कि बाजी नज़र में मैं कह सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट के सामने, एक डिस्क्वालिफिकेशन जिसको मैं पहले नंबर पर ला रहा हूँ ताकि अपने समझने के लिए, ऑर्डर तो ज़ाहिर के रिस्पेक्ट हमको करें। दूसरा कन्विक्शन के लिए। अब कन्विक्शन की बहुत सी जो है ना उसमें डेफिनेशन आएंगी, पर्जरी का आएगा, नैब की वायलेशन की होगी, उसमें FIA की उसकी होगी, मनी लॉन्ड्रिंग की होगी,
पर्टिकुलरली अब ये जो इशू दोबारा उठेगा जिसमें जो है ना ये इसाक डार साहब के खिलाफ भी एलिगेशन है, प्राइम मिनिस्टर साहब के भी एलिगेशन है, उनकी बेटी के मुतालिक भी जाहिर है कि वो जो बच्चे अपने आप को कह रहे थे उनके मुतालिक भी कोई ना कोई किसी जगह से, क्योंकि ये मटेरियल इकट्ठा हो गया सा। आपने तो बड़ा हिम्मत करके सारे इस मटेरियल को मेरे ख्याल पढ़ भी लिया है, हम तो इसको जैन उसमें किस्तों में पढ़ रहे हैं। तो बार के इन्होंने जो बड़ी मेहनत की, अब उसका रिजल्ट ये होगा कि दूसरे मकसद के लिए इनके केसेस जाएंगे कॉम्पिटेंट फोरम्स के सामने, जो कि अदालतें हैं, मुख्तलिफ फोरम्स हैं, वो जाकर इनको कन्विक्शन के पर्पजेज के लिए वहाँ केस चलेंगे, वहाँ उनको पूरी जो है ना मौका मिलेगा, अपनी सफाई पेश करेंगे। लेकिन जहाँ तक डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है, अपनी समझ के लिए दोबारा मैं कह रहा हूँ, बल्कि 12 कह रहा हूँ, वो सबसे पहले डिसाइड होना चाहिए। सर एक और सवाल बहुत से लोग जिसका जवाब जानना चाह रहे हैं कि इस ऑर्डर को, जिसको कि आज जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने गालिबन कहा कि ये तो इंटरिम जजमेंट थी, अब ये 3 मेंबर बेंच यही सुनेगा या ये वापस 5 मेंबर जिसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब और जस्टिस गुलजार वो भी इस बेंच में शामिल होंगे फॉर फाइनल जजमेंट? मैं फाजिल जज साहब से बहुत मुद्दबाना तौर पे इख्तलाफ करते हुए ये बात कहूँगा कि वो 2 जज साहबान तो पहले फैसला दे चुके हैं, और ये भी मेरी नज़र में ये इंटरिम नहीं था। ये इंटरिम इस तक आप कह सकते हैं कि जीआईटी की रिपोर्ट के आने तक, जब जीआईटी की रिपोर्ट आपके सामने आ गई उसके बाद जो फिर आपने जो करना है, अब इसको फाइनली आपने इसको डिस्पोज ऑफ करना है। और इसी बेंच ने पैरा नंबर 4 को पहले रख लेते हैं और पैरा नंबर 3 को उसके बाद रख लेते हैं। कंप्रीहेंसिव ऑर्डर जो पास होगा वो जो है ना इसी बेंच ने पास करना है, जो भी कानून और आइन के मुताबिक होगा वो ऑर्डर वो पास करेंगे। इसमें पैराग्राफ 3 का आपने जिक्र किया, उसमें एक आर्टिकल है 187(2) जो सरसरी, हम तो आइन इतना बेहतर नहीं समझते, उसमें एक लफ्ज़ आता है कंप्लीट जस्टिस, मुकम्मल इंसाफ। इस मुकदमे में मुकम्मल इंसाफ से क्या मुराद होगी? मुकम्मल इंसाफ तो ये होगा कि जो लोग जिनके अगेंस्ट इतनी मुजरिमाना उन्होंने काम किए हैं, आपका क्या ख्याल है कि आप अगर आप इन्वॉल्व हैं, आपने क्राइम किया हुआ है, आप आराम से स्कॉट फ्री चले जाएंगे? ऐसे नहीं होगा। और यही कहलाती है रूल ऑफ लॉ, जिनके उनके खिलाफ एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किया जाएगा ताकि जो इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। देखें, इसमें 2 चीज़ें हमेशा मैं कहता हूँ, आपके प्रोग्राम में भी ये कुछ आता है कि 2 जज साहबान ने तो कहा कि जी ये सादिक और अमीन नहीं है, और उन्होंने उसके बाद अपना चैप्टर क्लोज कर दिया। जीआईटी ने जो काम किया सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, ये जो भी कुछ जीआईटी एक्सरसाइज कर रही थी पावर, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, उसके मटेरियल को सामने रखकर अब आर्टिकल 187(1) में आपने एक इस किस्म का ऑर्डर पास करना है ताकि ये जो मुजरिम लोग हैं या जिनके खिलाफ मटेरियल, इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल हम कहते हैं, वो आ गया है, उनके खिलाफ जो है ना मुकम्मल तौर पर वो जो छानबीन अगर मजीद करनी हो, ताकि जो फोरम्स हैं, कोर्ट्स हैं, वहाँ जाएं और उनके ट्रायल हों। इंडिया में एक केस हुआ था, हवाला केस के नाम से मशहूर है, उसकी सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट ने खुद की थी। अब यहाँ पे मुकदमा जो है मुल्क के वज़ीर आज़म, हुक्मरान ख़ानदान, मुल्क का वज़ीर ख़जाना, वो लोग इसमें बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं। जीआईटी ने भी कहा कि जनाब 1991 से शरीफ ख़ानदान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। ये जीआईटी के बाकायदा फाइंडिंग है, इसके वॉल्यूम 4 में उन्होंने बाकायदा अपनी कंक्लूजन में ये वाली चीज़ लिखी है। इनके मौजूद होते हुए ये मुकम्मल इंसाफ हो सकता है? आप इंडियन जजमेंट का क्यों हवाला देते हैं? आप पाकिस्तानी जजमेंट का हवाला दें। एनआरओ वाली की जजमेंट जो पाकिस्तान की है, उसकी सुपरविजन भी इम्प्लीमेंटेशन ने सुप्रीम कोर्ट ने खुद की थी। आप जो सिंध हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ था, जिसके खिलाफ जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया था कि मुशर्रफ ने वायलेशन की है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद की थी। उसके बाद फिर ये जो बैंक ऑफ पंजाब का केस था, जिसमें बैंक ऑफ पंजाब के बहुत से बिलियंस रुपीस लूटे गए थे, उस जजमेंट की भी सुपरविजन जो है सुप्रीम कोर्ट ने खुद की थी। इस तरह जितने ये डुअल नेशनलिटी वाले और जितने इस किस्म के केसेस थे, सब की सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट ने खुद की थी। और सबसे बड़ा मुकदमा मैं आपको एक और बता दूं, ये सारे बड़े मुकदमे हैं जो कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने खुद किए हुए हैं। ये जो कराची की लॉ एंड ऑर्डर का जो एक मुकदमा हुआ था, आपको याद होगा, आप भी काफ़ी उसमें आपकी काफ़ी कवरेज आप करते थे उसमें भी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आज भी सुप्रीम कोर्ट कर रही है।
हमारा सुप्रीम कोर्ट का बेंच वहाँ पर जाता है, जितनी भी हमने शिकें वहाँ पर रखी हुई हैं, इन एज मच एज के उसकी इम्प्लीमेंटेशन के पर्पज़ के लिए वहाँ के चीफ जस्टिस को, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, वहाँ के जो डीजी हैं रेंजर्स उनको, पुलिस के जो हैं आईजी उनको एक टीम बनाई गई थी कि आप रिपोर्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट भेजें और सुप्रीम कोर्ट देखती है और उसके बाद फर्दर डायरेक्शन देती है। तो मैं इसमें ये चाहूँगा कि क्योंकि बड़े असर रसूख वाले लोग हैं, कह तो देते हैं कि जी हमारा बड़ा जो है ना एहतसाब होता रहा है, यार फाइनल एहतसाब आपका कभी भी नहीं हुआ है। अब पहली दफ़ा वो भी क्योंकि इस मुल्क में आज रूल ऑफ लॉ की बातें हो रही हैं, इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमिसी की बातें हो रही हैं, इसमें जो भी डायरेक्शन दे तो सुप्रीम कोर्ट मेहरबानी करके उसकी सुपरविजन भी खुद ही करे, ताकि ये जो भी मतलब इस किस्म के मामलात हैं उसमें जो है ना लॉजिकल एंड तक इसको ले जाया जाए और जो भी क्रिमिनल क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं उनको जो है ना सजाएं इसमें दी जा सके। लाजमी है कि ट्रायल में जब ये मुकदमात जाएं, और आप कह भी रहे हैं कि इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये डिस्क्वालीफाई किए बगैर ये केस ट्रायल में जा सकता है? अगर पैरा नंबर 4 को मैं पढ़ूं और जो कि 5 मेंबर बेंच ने किया हुआ है, और दोबारा भी आपसे कहूं कि आप भी पढ़ लीजिएगा, नाजरीन से भी मैं कहूं, सारे पब्लिक को कहें, अब तो हमारे सारे वकला भी इस केस में हमारे साथ हैं। आज देखिए पूरी स्ट्राइक हो रही है। पैरा नंबर 4 को पढ़ने के बाद और इस वर्ड को पढ़ने के बाद जहां पर लिखा है शेल, देख लीजिएगा आप, तो सारा दिन आपका काम है पढ़ना, पढ़ लीजिए। शेल मीन कमांड, शेल मीन द मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1 शैल बी कंसिडर्ड। शेल, ये आपको पहले कंसिडर करना पड़ेगा। और मैं मुअद्दबाना अर्ज करूंगा सुप्रीम कोर्ट से कि इसको प्रेफरेंस दें, क्योंकि इस सारी पटिशन का जो मकसद था, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि डिक्लेरेशन ली जाए कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ये सादिक या अमीन नहीं हैं, और जब तक वो डिक्लेरेशन नहीं आएगी, भले आप जितने भी केसेस जो है ना वो उसके क्रिमिनल रजिस्टर करवा लें, उसका फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि वो केसेस जिसको अब आप कहते हो कि फलां को भेजो फलां को भेजो, इनिशियली तो वो नहीं थे, वो ऑफ शूट बनकर अभी आई है, क्योंकि जेआईटी और बड़ा अच्छा किया, इनको फुल अपॉर्चुनिटी दी गई वहां पर, जेआईटी के सामने आप पेश हो जाएं। पहले जो है ना तकरीबन जो है ना आपने देखा होगा फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने जो बेंच बना दिया था, मेरे ख्याल जनवरी के ही पहले 4 या 5 को, उसके बाद ये केस चलता रहा और 20 अप्रैल को इसका हुआ। उसके बाद फिर जेआईटी को भी 60 दिन हुए। इसकी वजह से ये मैं कहता हूँ कि पहले उसका फैसला होना है, क्योंकि 184(3) जो कि हर सूरत में ये समझा जाता है कि ये एक सिविल आपको जो है ना रिलीफ या दादरसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के रिलेशन से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है आपका, और आपके देखें इसके बाद एक मॉडल सेट होना है। ये जितने भी आपके इस किस्म के मामलात हैं, इस किस्म में वो यहाँ से फिर एक लीड लेंगे, उसमें हमारे पार्लियामेंटेरियन भी आएंगे, उसमें हमारे जजेस भी आएंगे, उसमें हमारे दूसरे लोग भी आएंगे जिनके मतलब ये एलिगेशन है कि इस तरीके से उन्होंने किया। तो उस सूरत में डिस्क्वालिफिकेशन के बगैर मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि शायद वो दूसरा इशू नहीं हो सकेगा, पहले डिस्क्वालिफिकेशन होगी, उसके बाद आप फिर जो है जो भी डायरेक्शन दे दें उसकी मेहरबानी करके इसकी जो है ना सुपरविजन भी खुद करें। मिसालें मैंने आपको दे दी। नाअहली के बगैर आगे लोअर कोर्ट्स में मुकदमा नहीं चल सकता, आप कह रहे हैं? नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर कैसे, आप फिर पैरा नंबर 4 को क्या करेंगे? आप उसको अमेंड कर रहे हैं। 5 मेंबर बेंच है तो आपका क्या कि शैल, आप पहले कंसिडर तो करें। देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता कि आप जरूर ये करें, आप कंसिडर करें, एविडेंस देखें, जितना आपके पास मटेरियल आ गया उसको देखें, उस पर फैसला दें। अच्छा, अभी क्योंकि फैसला यानी हम हाइपोथेटिकली बात कर सकते हैं, अगर ये तीनों मौजूद जज साहिबान कहें कि जनाब वज़ीर आज़म सादिक और अमीन हैं और आर्टिकल 62, 63 इस पे हम अभी नहीं दे रहे, ट्रायल के लिए भेज देते हैं, तो जो 2 मौजूद जज साहिबान ने पहले इनको सादिक और कहा है कि ये सादिक और अमीन नहीं है, वो फैसला किधर जाएगा और ये वाला फिर प्रिवेल करेगा? नहीं, ये तो ज़ाहिर है कि मेजॉरिटी का फैसला होगा, लेकिन उसकी हमेशा एक परसुएसिव वैल्यू ज़रूर रहेगी। हमारे मुल्क में उसको कहते हैं ना कि मतलब वो मिनॉरिटी व्यू, लेकिन दूसरे मुल्क को उसको कहते हैं कि वो जो है ना मिनॉरिटी का व्यू जो होता है वो नहीं होता, वो कहते हैं इख्तलाफी नोट। तो वो उसकी परसुएसिव वैल्यू तो हमेशा रहेगी।
और अगर इन साहिबान ने 3 ने कहा कि नहीं डिस्क्वालीफाई नहीं है, जाहिर है कि ये तो मेजॉरिटी का है और वो मेजॉरिटी में जो है ना जो भी फैसला होता है वो मानना पड़ता है। और इन 3 में से अगर एक भी कह देता है सादिक अमीन नहीं है, 2 कहते हैं, तो ये फिर जो एक मेंबर जज साहब है, इनका जो डिसीजन है वो पहले 2 के साथ जाकर नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा, फिर मैटर जाएगा। अगर 2 एक तरफ चले जाते हैं फिर ये मेजॉरिटी हो गई है, फिर वो उसके साथ जाकर नहीं मिलेगा। फिर इनका फैसला है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बेंच का है, और अगर इनके 2 ने दे दिया, क्योंकि फैसला इन्होंने अब करना है इस मामले में, कहीं और नहीं जाना। फैसला 2-1 से करें, 1-2 से करें, मेजॉरिटी इनकी होगी, जो भी होगी वही फैसला कहलाएगा। सर, एक लफ्ज़ है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, इसका आजकल हम बहुत जिक्र सुन रहे हैं। जब से ये मुकदमा शुरू हुआ है, इस मुकदमे में कहीं आपको ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस वाली कहानियां सुनने को मिली हैं? कहानियां ये रोज आप क्या देखते हैं, ये कतरी का लेटर कहाँ से आ गया, ये जो आपने इसका JIT की रिपोर्ट पढ़ी है कि वो जो वहाँ पर इन्होंने कहा कि हमने ये वो जो हमारी थी गल्फ स्टील मिल, उसकी स्टोरी आपने सारी पढ़ ली है। वहाँ उन्होंने कहा कि कोई इस किस्म के 25% शेयर्स की कोई बात ही नहीं हुई, वहाँ पर उन्होंने कहा, और ये सारा मटेरियल आप कोर्ट के सामने पेश करते रहें। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ आपसे 1 मिनट के लिए कि कोर्ट GIT न बनाती, फिर तो इनकी बात हम मान रहे थे ना। अगर हम इनकी बात मान रहे थे तो फिर बदले न ख्वास्ता कहूँ गलत फैसला हम कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने तो हमको झूठी चीज़ें दिखाई थी। अगर झूठ कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट के सामने या इवन सिविल जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने भी लेकर आता है, उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। और इस अदालत को, फाजल सुप्रीम कोर्ट को बजाते खुद इख्तियार है कि वो सेक्शन 476 CRPC, जिसको मिलाकर पढ़ा जाएगा सेक्शन 195 CRPC के साथ, इनको खुद भी सजा दे सकती है कि आपने हमारे सामने ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के लिए ये चीज़ें लाए, जो कि क्योंकि उसकी समरी प्रोसीडिंग होती है, उसमें कोई लंबा ट्रायल करें, और दूसरी जवाबदेही होती है कि वो किसी कोर्ट को इंटरेस्ट कर दें। लेकिन ऐसे मामलात में बेहतर ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद एक्सरसाइज करे पावर। उसकी वजह ये कि जब आप मैजिस्ट्रेट को या किसी को भेजेंगे और ये लोग होंगे, तो वहाँ ज़रा थोड़ी सी ये हो जाता है कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ने पहले से कोई माइंड बनाया हुआ था, पता नहीं इसलिए हमें भेजा हुआ है। फिर लोग कहेंगे जी कि वो जो होता है जी फेयर ट्रायल का, वो शायद अपॉर्चुनिटी मिली। तो वो जब आपके पास वो प्रोविजन कानून में है, मैंने आपको बताया 476 CRPC, तो उसको मिलाकर पढ़ा जाए 196, वो फिर अट्रैक्ट करती है। पाकिस्तान पीनल कोड के बहुत से सेक्शंस उसमें आते हैं, रेडीली मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है 470 भी शायद एक जगह आता है, 471 भी। बार क्या जो वो सेक्शन वहाँ पर आएंगे उसमें आप खुद सजा दे देंगे। वो अगर कवर नहीं हो रहे होंगे, आप फिर भेज दें किसी मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट का ट्रायल करें। लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसकी हमें इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की पर्पजेज के लिए मिसाल सेट करनी चाहिए कि कोई कानून से बड़ा नहीं है, हूसोएवर ही में भी। आप देखें ना, यूसुफ रजा साहब को 7 मेंबर बेंच ने टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, हमारे जस्टिस नासिर मुल्क साहब उसको हेड कर रहे थे, आसिफ साहब भी उसमें थे, आसिफ खुदसा साहब, और भी हमारे फाजल दोस्त थे उसमें, उनको टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट एक जो एग्जाम्पल बन गई है कि आपको कोर्ट के, क्योंकि आप तो देखिए जुडिशरी के ऑर्डर्स को वायलेट नहीं कर सकते। आजकल तो एक तमाशा लगा होता है, सारा दिन ये काम होता है, या तो GIT को गालियां दो या फिर सुप्रीम कोर्ट को इनडायरेक्टली बुरा भला कहो। तो मैं तो ये समझता हूं कि ये बहुत ही ऐसी सूरत हाल है जिसका सुप्रीम कोर्ट को इस केस के फैसले के बाद तमाम इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल, आपने यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात की, उस पर पीपल्स पार्टी वाले अक्सर कहते हैं पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म को, सिंध के वज़ीर आज़म को तो सज़ा मिल जाती है, लेकिन नून लीग पे बात आती है तो कुछ और म्यार होते हैं। इस पर भी बात करते हैं। और नाज़रीन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस की साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने बात की। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस यानी इंसाफ के रास्ते में दीवारें खड़ी करना, उसको रास्ता रोकने की कोशिश करना। ना सिर्फ ये, जालसाजी, जाली दस्तावेजात देना, फोर्जरी, फ्रॉड, ये क्या चीज़ें होती हैं और कौन सी अदालत इस पर कार्रवाई कर सकती है? एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस की।
कतरी ख़त को JIT ने कहा कि जनाब ये बिल्कुल जाली और बोगस हैं, सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश की गई है। मरियम सफदर साहिबा की तरफ से जो ट्रस्ट डीड पेश की गई उसमें गार्डियन, इंडिपेंडेंट, पूरी दुनिया ने खबरें लगाई कि जाली फॉन्ट, कैलिब्री फॉन्ट इन्होंने इस्तेमाल किया है उस ट्रस्ट डीड के हवाले से। जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने उन दस्तावेज़ात को कन्फर्म कर दिया, ऑथेंटिक करार दे दिया जो पनामा पेपर्स में है, जिसको ये जाली करार देते रहे। इतनी सारी चीज़ें अदालत के सामने आ गई हैं, इस पे अभी तक कार्रवाई हमें नज़र नहीं आती। और बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं, और आपने ही कहा कि जी किसी मजिस्ट्रेट या सिविल जज के सामने आप जाके एक जाली कागज़ पेश करें, वो उसी वक्त बुलाता है पुलिस कांस्टेबल और आप जेल जाते हैं। तो क्या वजह है कि इस पे कार्रवाई ये मुकदमा ख़त्म होने के बाद होगी या नहीं होगी, बस एक मुकदमा आ गया और चली गई चीज़ें? आपके इस सवाल का जवाब देने से पेशतर मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करूँ। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये कहने की मेरा ख्याल है गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर अगर वहाँ का प्राइम मिनिस्टर हो तो उसका फैसला ऐसे होता है, या उसका हो तो उसका फैसला ऐसे होता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसले करती है, इसके अलावा और कोई कंसीडरेशन नहीं होती है। और अगर आप देख लें कि आपके माइनस फैसले कितने, प्लस फैसले कितने, किसकी पार्टी में, तो फिर ये बातें पता चलेंगी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हमेशा इंडिपेंडेंट फैसला करती है। साबिक चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने भी इस बात का जिक्र किया था। नहीं, साजिद उन्होंने, क्योंकि वो जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस की थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो पिटीशन आई थी डिसोल्यूशन में, उसमें एक दूसरा नोट लिखा था। और मैं ये कहता हूँ कि उनको शायद नोट लिखने की एज जज ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह कि बहुत से पहले कई ऐसे फैसले हो गए जिसमें तमाम को, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लोगों को जो भी एट पार्ट ट्रीट किया जाता है। अब रह गई आपकी दूसरी बात, मैंने आपको कानून की प्रोविज़न भी बताई। ये तमाम कतरी ख़त का आप जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का जो नोट है उसको भी ज़रा आप पढ़िएगा, और इसी तरह जो जस्टिस साहब ने इसके मुतल्लिक क्या लिखा, ये क्या है। और मेरा ख्याल है कि प्रेमा फेशी उसी वक्त पता चलता था कि जज साहबान जो है ना, इस जज साहब इस पर कन्विंस नहीं है कि ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। दो मेंबर जो जज साहबान हैं उन्होंने भी इसको जो है ना कंडेम किया, और वो उसके बावजूद JIT के सामने ये कोशिश की गई कि इसको हम साबित करें, वो नहीं साबित हो सका। इसलिए उन्होंने फाइंडिंग दी कि बोगस लेटर है, इसकी वो कोई है नहीं जो भी कुछ है। इसी तरह आपने देखा कि वहाँ जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अटॉर्नी जनरल ने कहा, इसीलिए आपने वो जो कहा कैलिबरी फॉन्ट की जो बात की, ये तमाम ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बेसिस पर सरसरी नज़र में ये कहा जा सकता है कि इस कोर्ट के साथ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का जो अमल था उसको भरपूर तरीके से इन्होंने अपनाया, ताकि किसी न किसी तरीके से इस केस से जान छूट जाए, चाहे उसमें मरियम सफदर हो, चाहे वो जो है ना कोई भी हो। तो मैं ये आपसे ये कहता हूँ कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, और ये जो लोग कहते हैं ना कि पता नहीं क्या होगा, ये ज़रूर होगा इसमें, क्योंकि फ़िलहाल, और ये बड़ी अच्छी बात है कि फाजिल सुप्रीम कोर्ट की जो नज़र है या सुप्रीम कोर्ट की जो कोशिश है इस केस को फैसला करने की, क्योंकि तमाम कौम की नज़रें इस वक्त 1 साल हो गया है, 6 अप्रैल से मामला शुरू हुआ है, इस केस के ऊपर है, इसका फैसला हो जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास बड़े इख्तियारात हैं। इन तमाम मामलात को मद्देनजर रखकर ये जो भी इन लोगों ने वायलेशन ऑफ लॉ की है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस जो को इन्होंने जिसके ये जो है ना सरजद हुए, उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। जब आपकी अदालत होती थी, आप बतौर चीफ जस्टिस बैठे होते थे, तो मेरे बहुत से ऐसे बहुत बहादुर किस्म के पुलिस अफसरान आपकी अदालत में आते हुए डरते थे और ये कोशिश करते थे कि यार गलत बयानी वहाँ पे जाके हम नहीं कर सकते। इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत है, डॉक्यूमेंट तो जाली देना दूर की बात, वो पूरी अपनी कार्रवाई, रिकॉर्ड वगैरह दुरुस्त की सारी चीज़ें, मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ कि आपकी अदालत में पेश होने से पहले यूनिवर्सिटी कॉलेज के कुछ दोस्त जो CSS करके आ गए थे, सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह की हरकत करें। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सामने ये कैसे मुमकिन हो कि एक हुक्मरान ख़ानदान कहे कि जी जाली दस्तावेज़ात का हम अंबार लगा देंगे और अदालत की आंखों में झूल दे के हम निकल जाएंगे। आपने कहा कॉग्नाइजेंस इसका कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, इसकी कॉग्नाइजेंस लेगा कौन, कॉम्पिटेंट फोरम कौन सा है? मैंने आपसे कहा ना कि 476 में ये सारी चीज़ें कवर होंगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट को खुद भी इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस भी देगी। और जहाँ तक आपने कहा ना कि ये सारी लोगों की अब नज़रें कि शायद इस बात पर, मैं नहीं समझता हूँ कि इस दफ़ा
जो भी जितना भी असर रसूख वाला आदमी है जहां पर भी है वो शायद जो है ना कानून की इज्जत से अब नहीं बच सकेगा। इकामा वजीर आजम मुल्क का, उसके पास भी इकामा, एक कंपनी कैपिटल एफजी वो निकल आई। मुल्क का वजीर ख़जाना वो भी इकामे पे काम करता रहा जब वो सेनेटर था पाकिस्तान का। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। देखें, आपने अच्छा किया ये क्वेश्चन पूछा। आपने 184(3) में मांगी हुई है डिस्क्वालिफिकेशन तादरसी के तौर पर। यही एक अमल अगर आप कहीं पर मजदूरी करते हैं, अगर मैं मेहनत करता हूं ना, मजदूरी करता हूं, मुझे इस बात पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे इस पर फख्र करना चाहिए। लेकिन मुझे ये है कि मैं आपका नुमाइंदा हूं, मैं डिस्क्लोज करूं। जब आपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए होते, आप कहते नहीं इसके अलावा मेरा अपना ये जो भी कुछ मैं यहाँ लेता हूं, मैं 10,000 दिरहम, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है। अब तो कल उन्होंने जो यूई के जो वहां पर है लॉ डिपार्टमेंट, उसने क्लैरिफाई कर दिया इसको। ये बातें आप जब छुपाओगे और कामा आपने लिया हुआ है, तनख्वाह भी आपकी मुकर्रर है, वो लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्योंकि वहां का तो कानून ये है कि अगर आप नहीं देंगे तो कंपनी आपकी बंद हो जाएगी, और वहां पर बाकायदा सख्ती से इस पर अमल भी कराया जाता है। आपने अपने आप को सिर्फ एक वजह से, क्योंकि इस जो कंपनी है ना, जो ये जो कैपिटल CFZ क्या है इसका नाम, FZE, कैपिटल FZE, इसका हवाला जस्टिस हिजाजुल एहसन साहब ने भी दिया था। ये मतलब कोई नई चीज नहीं निकाल कर लाए हैं, लेकिन बाहर का इनको भी शाबाश है, JT ने जैसे काम किया। यही एक क्वेश्चन कि आपने, जो कि आप सादिक और अमीन, आप इतनी सी बात छुपा लेते हो, तो आप सादिक और अमीन कहां से रहे? आप मजदूरी करते हैं, फख्र होना चाहिए, मुझे फख्र है। लेकिन मुल्क का वजीर लेकिन आजम जब कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अब आप देखें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसमें ये होता है ना कि अगर कोई ऑफिशियल नौकरी आप नहीं कर रहे हैं, अगर मैं मिसाल के तौर पर, जब हमारे वकला साहबान सारा दिन मेहनत करते हैं, उसके बाद वो सेनेट के मेंबर भी होते हैं, वो उसके बाद वजीर भी होते हैं, बल्कि एक हमारे यहाँ पर थे, वो अब उनकी डेथ हो गई, वो तो मेंबर होने के साथ साथ कुछ ऐसा अटॉर्नी जनरल भी रहे थे। लेकिन इसमें कुछ नहीं होती, आप ऑफिशियल, वो गलत था उनका, माशाल्लाह का दौर था, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है। लेकिन आपको डिस्क्लोज तो करना चाहिए कि आप अकामा इसलिए लेते हैं कि आप उस मुल्क में जाने की आपको इजाज़त नहीं है, आप इसलिए लेते हैं कि आपको वहाँ पर फैसिलिटी आप करें, लेकिन आप डिस्क्लोज तो करें। जब आप इतनी सी बात छुपा सकते हो, आप इतनी सी बात, आपको तो फख्र होना चाहिए कि मैं किसी की कंपनी में मुलाजमत करता हूँ, अपने आपके बेटे की हो, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तनख्वाह मिलती है, मैं चेयरमैन हूँ। जब आपने ये बात छुपा ली तो 184(3) और 62(1)F इमीडिएटली अट्रैक्ट हो जाता है, और इसको रिबट भी नहीं कर रहे हैं अब, बल्कि तो एक्सेप्ट कर लिया कल अदालत में, ये अदालत में भी एक्सेप्ट कर लिया। अदरवाइज भी अब आप देखो, वो जो इनकी, मैंने कहा ना, वो जो ऑब्जेक्शंस फाइल किए हुए, ऑब्जेक्शंस का कोई, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कोर्ट ने फैसला करना, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हम देख तो सकते हैं ना, इतना कोई सब्सटेंस नहीं था उसमें भी इस पर पर्टिकुलरली कोई डिनाई नहीं किया कि साहब ये हमारा था ही नहीं, बल्कि कल एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, एक्सेप्ट करने का मकसद क्या है कि ये बात दुरुस्त है कि आपने अपनी कौम से, जब आप इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, ये बात भी छुपाई, तो इस पे सीधी नाअहली बनती है। कैसे नहीं बनेगी? आप किसको कहते हो सादिक और अमीन? सादिक और अमीन वो है जो कि सच्चा आदमी हो। सच्चा आदमी है कि जो अपना सारा दिल खोलकर, सीना खोलकर आपके सामने रख दे। आपने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वाली बात नहीं सुनी? उसने कहा उमर इस बात का जवाबदार है कि 2 चादरों से किस तरीके से उसने अपना, किसने पूछा था? चरवाहे ने। अगर उमर के पास, रजी अल्लाह तआला के पास जवाब ना होता तो ही वाज काउंट फॉर दैट, ही कुड हैव काउंटेड फॉर दैट, लेकिन उसके पास जवाब था कि मैंने अपने बेटे से ली है। कोई इसमें हर्ज नहीं है, आप मजदूरी करें, आप काम करें। वो हमारे जो थे ना मुगलिया सल्तनत के औरंगजेब आलमगीर, टोपियां बनाया करते थे, मजदूरी करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? अब देखिए हमारी तो, और यहाँ पे कुछ लोग टोपियां पहनाते हैं और बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अभी भी कोई दस्तावेज है तो दे दो, लेकिन दिए नहीं जा रहे। एक वफ़ा लेते हैं नाज़रीन, वफ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, दो कोटेशंस कही जाती हैं, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, और इंसाफ वो होता है जो ना सिर्फ दिखता हो या होता हुआ नजर आए। इन दोनों का मतलब क्या होता है? कि आपके सामने इंसाफ ऐसा हो कि जो कि सारे लोग महसूस करें कि वाकई इंसाफ हुआ है। और इस केस के हवाले से अगर आप पूछें, बावजूद के दो फाजिल जज साहबान ने फाइनल फैसला दे दिया था, इन फाजिल जज साहबान ने अपनी विजडम के मुताबिक इनको और मौका दिया ताकि लोग सारे देखें, सारी कौम, सारे मुल्क। अब तो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है इस इशू की। आज जो भी आप देखें, गार्जियन को पढ़ें, आप जिस अखबार को भी बार वाले को पढ़ें, वहाँ सबका इसका रेफरेंस आता है। बल्कि कल अल जज़ीरा में भी कोई था, इसका रेफरेंस आया हुआ था। तो ये जस्टिस के कैसे हम कर रहे हैं और करते हुए दिखा रहे हैं, और हमने किसी को कंडेम नहीं किया। ये है रूल ऑफ लॉ, और इन अदालतों का खासा है जिसको जो है ना पब्लिक की आज सपोर्ट हासिल है। फैसला कब तक मुतवक्को है? बाहर के आप देखें, मैं आपको बताऊं आशीष शरीफ साहब, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि इसका फैसला बहुत जल्द आएगा। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।